अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद इम्पॉर्टेंट बेसिक इंटीग्रल पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम ये नहीं सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट किस तरह बनानी है, उसकी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनानी है आज हम सीखेंगे। इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर जो बेसिक टर्म्स है जिससे वाकफियत बहुत ज़रूरी है। अगर आप BS BCom या BBA MBA के स्टूडेंट हैं तो इन टर्म्स से आपकी वाकफियत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर है, आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है, वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं, फिनिश गुड्स किसे कहते हैं, इनका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं कॉमर्स से तो आपको इन टर्म्स का पता होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, परचेज डिस्काउंट क्या है, परचेज रिटर्न क्या है। मैं इस वक्त स्पेसिफिक हूँ आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट्स से रिलेटेड, तो मैं इन टर्म्स को डिस्कस करूँगा जिन टर्म्स को BS लेवल पे, BCom लेवल पे आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल द डायरेक्ट लेबर क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, WIP जिसे हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं ये क्या चीज़ है, फिनिश गुड्स क्या हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस तरह से निकलती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से निकलती है। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अभी हम फिलहाल जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या चीज़ है और डायरेक्ट लेबर क्या है। क्योंकि आपके पास जब कॉन्सेप्ट होगा तो आप बहुत बेहतर अंदाज से इन दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत इजीली कॉन्सेप्चुअली आप बना सकेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरी तरह जो है वो इस पूरे स्टेटमेंट को एक तरह से हम कह सकते हैं कि रट्टा लगाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उनके जो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होते हैं और वो अगले नेक्स्ट जो लेवल होता है, जैसे आप फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा डायरेक्ट मटेरियल के कॉन्सेप्ट के अलावा जब आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से हट के जब आप जॉब कॉस्टिंग करते हैं, जब आप आगे मज़ीद काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर, तो क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वीक होते हैं तो आप उस पर उस तरह से वर्क नहीं कर पाते जितनी आसानी से आप कॉन्सेप्चुअली अगर साथ चलेंगे तो आप कर सकेंगे। इससे पहले कि हम बेसिक टर्म्स के ऊपर डिस्कशन करें, मैं आपसे एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहूँगा। आपने एज ए बिज़नेस पर्सन सोचना है, एज ए मैन्युफैक्चरर सोचना है। अगर आप एज ए स्टूडेंट सोचेंगे तो शायद आप इतना बेहतर ना समझ सकें। तो अभी हमने समझना है कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बेहतर से बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो आप सपोज़ करें अपने आप को एज आ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर, ठीक है। आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप लेट सपोज़ एक मार्कर बनाने वाली इंडस्ट्री को जो है चलाना चाहते हैं और आप मार्कर्स मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं जनाब, ठीक है। तो आप कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एज ए बिज़नेस पर्सन आपने सोचना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होगी जनाब, कोई भी चीज़ आप बनाएं तो आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी रॉ मटेरियल, ठीक है जी। रॉ मटेरियल आपके पास आ गया, उसके बाद आपको क्या रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल के बाद आपको रिक्वायर्ड होगा यकीनन उस रॉ मटेरियल को इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट आपको अपने रॉ मटेरियल को शेप करना होता है। तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होंगी लेबर फोर्स, ठीक है। आपको लेबर की ज़रूरत होगी जो उस काम को कर सके, ठीक है। आपके पास रॉ मटेरियल भी है, आपके पास लेबर भी है, तो क्या काम हो सकता है? जी नहीं, आपको जगह भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको जगह के साथ साथ जिस जगह आप, अगर जगह अपनी है तो अलग बात है, अगर आप किसी और की जगह पे काम कर रहे हैं तो आपको रेंट पे करना है, ठीक है। आपको बिजली का बिल पे करने हैं, आपको गैस के बिल पे करने हैं, आपके अदर लेबर के वेजेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी करने हैं। तो वो सब कहलाते हैं हमारे पास FOH, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, जब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो ये तीन चीज़ें आपस में मिलके एक चीज़ बनाती हैं जिसे हम नाम देते हैं इन द अकाउंटिंग, हम इसको नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, कि भाई ये जो है वो हमारी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो ये मैंने आपको इन अ नट शेल जो है वो स्टोरी समझाने की कोशिश की है कि हम जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH,
अब ये रॉ मटेरियल, लेबर और FOH के अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिनिश गुड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। तो अभी हम इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से। तो जनाब डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं उस मटेरियल को जो आपके फिनिश गुड के अंदर एज ए इंटीग्रल पार्ट आपको नज़र आ रही हो, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर आप क्लास में होते हैं तो आपकी क्लास में यकीनन टेबल्स होंगी, ठीक है। अब उस टेबल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा रॉ मटेरियल है जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर वुड, ठीक है। अगर वुड की बनी है तो वुड, अगर वो आयरन की बनी है तो आप कहेंगे जनाब अली आयरन, ठीक है जी। तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूं शूज़ की, तो शूज़ में क्या चीज़ ऐसी है जो एज ए डायरेक्ट मटेरियल है? तो जनाब शूज़ जो है वो उसके अंदर हमारे पास लेदर होता है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट सपोज़ आप अगर शर्ट की बात करें तो शर्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा हमारे पास? शर्ट के अंदर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होगा जनाब फैब्रिक। तो ये सारे वो मटेरियल हैं जिसको हम इजीली आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या टेबल सिर्फ वुड से बनता है? जी नहीं, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नेल भी इस्तेमाल करते हैं, नेल यानी कि कीले इस्तेमाल करते हैं। क्या शूज़ सिर्फ लेदर से बनता है? जी नहीं, उसमें धागा भी इस्तेमाल होता है, थ्रेड भी इस्तेमाल होता है, या ग्लू इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मटेरियल जो है, ये ग्लू या थ्रेड जो हम कह रहे हैं, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये क्यों इनडायरेक्ट मटेरियल है अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। शर्ट के अंदर क्या सिर्फ फैब्रिक इस्तेमाल होता है? जी नहीं, बटन भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अंदर थ्रेड भी इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसे क्यों नाम दे रहे हैं जनाब अली इनडायरेक्ट मटेरियल का? हम क्यों डायरेक्ट मटेरियल क्यों नाम नहीं दे रहे हैं? तो इसकी क्या वजह है और क्या लॉजिक है जनाब? तो ये जो नेल है हमारे पास, ठीक है, और टेबल के अंदर, और यहाँ शूज़ के अंदर ग्लू और थ्रेड है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास शर्ट के अंदर जो बटन है, ये वो मटेरियल्स हैं जिसको आप इजीली फिनिश गुड के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इनकी कॉस्ट भी वेरिएबल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शॉप की बात करूं जहां पर कुर्सियां बनती है, तो उन कुर्सियों के अंदर अगर मैं 50 कुर्सियां बनाता हूं तो कितनी कीलें रिक्वायर्ड होंगी? तो जो दुकानदार होता है, जो चेयर बनाने वाला होता है, वो क्या करता है, 1 किलो कील ले आता है या 1.5 किलो कील लेकर आता है, ठीक है। अब उसमें से ज़रूरी नहीं है कि पर चेयर 4 कीलें ही इस्तेमाल हुई हों, या 18 कीलें होती हैं तो 18 कीलें ही इस्तेमाल हुई हों। कुछ कीलें टूट भी सकती हैं, ठीक है, कुछ कीलें ख़राब हो जाती हैं। तो ये चेयर टू चेयर वेरी कर रही होती है इसकी कॉस्ट, ठीक है, और इसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने फिनिश गुड के अंदर। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ शूज़ के अंदर ग्लू और थ्रेड की, तो ग्लू को भी आप काउंट नहीं कर सकते या वेट नहीं कर सकते कि पर शूज़ कितना ग्लू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या कितना थ्रेड आप यूज़ कर रहे हैं। डिपेंड करता है लेबर के ऊपर, लेबर की एफिशिएंसी के ऊपर, या लेबर की एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी इजीली आइडेंटिफाई नहीं है। इसके बाद आप बटन की बात करें तो बटन का भी यही सेम केस है। बटन जो है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। तो ये कुछ कहानी है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल की। अच्छा, अब हम एक छोटी सी कैलकुलेशन की बात भी कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं तो साथ साथ इसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। ये क्या चीज़ है? ये कैलकुलेशन करने का एक मैकेनिज़्म है। अगर लेट सपोज आप आज के दिन कुछ प्रोडक्शन करते हैं और अगले दिन आप आते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना बाकी है, तो आप क्या करेंगे? तो जनाब लेट सपोज आज है हमारे पास 25 अक्टूबर और मैं 26 अक्टूबर को दुकान में आता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सुबह में अपनी बिगिनिंग इन्वेंट्री लूँगा, यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी, ठीक है, उसमें मैं आज के दिन कुछ अगर परचेज़ करता हूँ तो ऐड करूँगा, ठीक है। ऐड कर लिया मैंने आज के पूरे दिन में, लेट सपोज मैंने परचेज़ किए हैं 5 यूनिट मज़ीद, मेरे पास ओपनिंग में थे लेट सपोज 10 यूनिट,
तो मेरे पास टोटल अवेलेबल यूनिट्स कितने हो जाएंगे 15। और 15 में से मैंने जब शाम को दुकान बंद की तो मुझे पता चला भाई कुर्सियों का जो डायरेक्ट मटेरियल है उसमें से मेरे पास बचे हुए हैं 3 यूनिट्स। ठीक है, अब 3 यूनिट अगर बचे हुए हैं तो 10 जमा 15 यानी सुबह वाले और मज़ीद परचेजेस मिला के 15 थे और मेरे पास बचे हैं 3। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है वो कितने हुए हैं 12, यानी कि 12 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं आज के पूरे दिन में। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कितना हमने कंज्यूम किया। ये खैर कैलकुलेशन वाली चीज़ हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल हम बेसिक से बात करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि डायरेक्ट लेबर क्या है। तो जनाब डायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है जिसका डायरेक्टली लिंक हो आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के साथ। किस तरह का लिंक हो जनाब अली? इस तरह का लिंक हो कि या तो वो अपने हाथ से ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या वो मशीन पे वर्क कर रहा हो। ठीक है, या तो वो अपने हैंड के ज़रिए कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सिलाई कढ़ाई का काम है तो अगर वो हाथ से बटन लगा रहा है तो इसका मतलब है वो लेबर कौन है, डायरेक्ट लेबर है। या वो मशीन पे कुछ काम कर रहा है तो इट मीन्स वो आपका डायरेक्ट लेबर है। तो जनाब ये 2 लेबर्स जो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे जनाब डायरेक्ट लेबर्स। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर कौन होते हैं? लेट्स सपोज आप कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बाय हैंड और बाय मशीन, जो करने वाले हैं वो तो डायरेक्ट लेबर है, लेकिन इन वर्कर्स के ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है। ठीक है, तो जो सुपरवाइज़र है जनाब, जो सुपरवाइज़र है, जो सुपरवाइजरी रोल अदा कर रहा है, तो ये जो सुपरवाइज़र्स हैं ये कौन है आपके पास, ये एक इनडायरेक्ट लेबर है। अगरचे ये ख़ुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज कर रहे हैं, तो इनकी जो सैलरी जाएगी वो भी तो काउंट होगी, लेकिन वो एज अ डायरेक्ट लेबर हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम इससे काउंट करेंगे एज अ इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि इनका डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन के अंदर कोई पार्ट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, एक इनडायरेक्ट लेबर के तौर पर है। ठीक है, कौन, सुपरवाइज़र। अगर कहीं पर जो है वो कोई काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का जिसमें लेबर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन उनको सुपरवाइज़ करने वाला कौन होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर कहीं पर ज़्यादा काम होता है बड़ा, तो सिक्योरिटी के लिए हम रखते हैं गार्ड्स। ठीक है जी, तो ये गार्ड्स जो हैं अगरचे ख़ुद तो काम नहीं कर रहे होते लेकिन वो गार्ड का काम तो कर रहे हैं, तो इनकी जो लेबर है यानी इनकी जो वेजेस हैं ये भी जाएंगी, तो ये भी हम किस में काउंट करेंगे, इनडायरेक्ट लेबर में काउंट करेंगे। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस के लिए लोग रखे जाते हैं ताकि वो क्वालिटी को चेक कर सके, तो जो क्वालिटी चेक करने वाले ऑफिसर्स हैं उनके भी जो है वो माहाना वेजेस जाते हैं, तो ये भी हमारे पास किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर में जाएंगे। ठीक है जनाब, तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का डिफरेंस समझ में आ गया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप फैक्ट्री ओवरहेड को समझ सकें कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या चीज़ है। तो जनाब फैक्ट्री ओवरहेड है वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हो, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा के जितने भी कॉस्ट हैं जिसका ताल्लुक़ किससे हो, जिसका ताल्लुक़ मैन्युफैक्चरिंग से हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है जी, तो फैक्ट्री ओवरहेड किसे कहते हैं, हम दूसरे ज़बान में ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ द एडिशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक बिल एक्सपेंस है, वेजेस हैं इनडायरेक्ट लेबर की, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो उन तमाम एक्सपेंसेस को अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर जितने भी आपके खर्चे हैं वो सब आप पे क्या कहलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल निकालनी है, हम अपने पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर यूज्ड और फैक्ट्री ओवरहेड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोसेस के ऊपर कि वर्क इन प्रोसेस क्या है।
तो जनाब वर्क इन प्रोसेस, जैसा कि आप इसके टर्म्स से समझ सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस यानी एक ऐसी चीज़ जो अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो तमाम प्रोडक्शन जो अभी इन द स्टेट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी अभी आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि सेमी फिनिश स्टेट में है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, आपके पास वर्क इन प्रोसेस है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कुर्सियाँ बनाते हैं, रात के 10 बज गए, टाइम आपका दुकान बंद करने का है, तो आपने देखा यार 8 से 10 कुर्सियाँ ऐसी हैं जिस पे मैंने अभी वर्किंग करनी है। आपने स्टार्ट लिया, आपने उसके लिए तख्ते बनाए, अभी आप उस पर काम करने जाएंगे कल, ठीक है, लेकिन काम आप स्टार्ट कर चुके थे। तो ये जो 8 से 10 यूनिट आपके पास कुर्सियों के है, इस पे आपका वर्क क्या है, आपका वर्क इन प्रोसेस है। तो जनाब ये वर्क इन प्रोसेस हम क्यों निकाल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो वर्क इन प्रोसेस आपको हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने में। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने में कैसे हेल्प करती है? लेट्स सपोज जिस दिन आप 10 बजे दुकान बंद कर रहे थे, आपको पता चला कि यार आज तो 31 दिसंबर है और आप दुकान बंद करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट डे 1 जनवरी है और आपको नेक्स्ट डे के बाद जो है वो नेक्स्ट जो भी टाइम पीरियड होगा उसका आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना होगा। तो वहाँ पर आपको जो ओपनिंग बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस की, वो आपको हेल्प करेगी 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, जो भी आपका टाइम पीरियड होता है कैलकुलेशन के लिए, तो आपको हेल्प करेगी वो आपके एंडिंग इन्वेंट्री और बिगिनिंग इन्वेंट्री, इन दोनों को यूज़ करते हुए आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने में वो आपको हेल्प करेगी। तो ये इसका इस्तेमाल है। तो खैर इसी में कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वो हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जब हम बना रहे होंगे तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बिना टाइम को ज़ाया किए आखिरी टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, इसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म है जिसे हम कहते हैं जनाब फिनिश गुड, जिसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। फिनिश गुड से मुराद है वो गुड जो सेलेबल कंडीशन में आपके पास हो। सेलेबल कंडीशन से मुराद ऐसी कंडीशन कि हम उसको सेल कर सकें, उसको हम मार्केट में ले आके कस्टमर को दे सके और कस्टमर उससे यूटिलिटी हासिल कर सके। तो इट मीन्स दैट इज़ द फिनिश गुड, जो उसका रिक्वायर्ड फंक्शन है वो कर सके। तो जो फिनिश गुड आपने निकाली है, इसका क्या काम है? इसका ये आपको हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में। जिस तरह वर्क इन प्रोसेस आपको हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने में। अब किस तरह से हेल्प करती है, ये हम जब डिटेल उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और उस वीडियो को मैं नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आई होप कि आपको जो कुछ ना कुछ टर्म्स जो है वो समझ में आई होंगी और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपने गेन किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।